द डिबेट में आपका स्वागत है। आज की चर्चा एक ऐसे पेचीदा सवाल पर केंद्रित है जो हमारी स्रोत सामग्री से उभरता है। मतलब मानवीय रिश्तों में अपनी निजी बातें, अपनी कमजोरियां साझा करने की हमारी जो एक गहरी ज़रूरत है, और दूसरी तरफ सोच समझकर चुप रहने की समझदारी। इन दोनों के बीच जो एक तनाव हमेशा बना रहता है। बिल्कुल, और हम इसी केंद्रीय सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई गहरे और मायने रखने वाले रिश्ते बनाने के लिए अपनी कमजोरियों को सामने रखना एक जरूरी जोखिम है, या फिर जैसा कि स्रोत सामग्री में दिए गए असल जिंदगी के उदाहरण हमें दिखाते हैं, खुद को बचाने के लिए शायद हद से ज्यादा सावधानी बरतना और चुप रहना ही ज्यादा अक्लमंदी है। हाँ, ये चर्चा उन सच्ची कहानियों पर आधारित है जहां लोगों ने भरोसे में कुछ कहा और उनके सबसे करीबी समझे जाने वाले लोगों ने ही उन बातों को उनके खिलाफ एक विनाशकारी हथियार की तरह इस्तेमाल कर लिया। मेरा पक्ष ये रहेगा कि अपनी बातें साझा करना, खुलना, ये मानवीय जुड़ाव के लिए बुनियादी तौर पर जरूरी है। और मैं इन अनुभवों की रोशनी में ये तर्क दूंगी कि अत्यधिक सावधानी और रणनीतिक चुप्पी की जरूरत कहीं ज्यादा है। शायद आत्मसंरक्षण का यही एकमात्र भरोसेमंद रास्ता है, आज के जमाने में तो खासकर। देखिए, मेरी समझ में मानवीय रिश्ते, विश्वास, एक दूसरे के सामने खुलकर आने की हिम्मत यानी वुल्नरेबिलिटी और आपसी समझ पर ही टिके होते हैं। इसी से वे पनपते हैं। अगर हम अपनी भावनाओं को, अपने अनुभवों को साझा करने से कतराते हैं तो हम असल में सच्ची करीबी और गहरे रिश्तों को बनने से रोकते हैं। ये महज एक इच्छा नहीं है, ये एक बुनियादी मानवीय जरूरत है। स्रोत सामग्री में अनीता, केस 3, उसका उदाहरण देखिए। उसने अपने पति पर गहरे भरोसे और एक मजबूत भावनात्मक जुड़ाव की चाहत में ही अपने अतीत की एक बहुत निजी बात, अपने गर्भपात के बारे में साझा की। ये दिखाता है कि शादी जैसे रिश्ते में विश्वास की उम्मीद कितनी स्वाभाविक और गहरी होती है। या फिर मीरा को ले, केस 5। उसने अपने बॉयफ्रेंड को अपने बचपन में हुए एक गहरे आघात के बारे में इसलिए बताया क्योंकि वो उसे अपने भविष्य का हिस्सा मानती थी और भावनात्मक सहारे की उम्मीद कर रही थी। ये हमारे अंदर गहरे भावनात्मक बोझ को किसी भरोसेमंद साथी के साथ बांटने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति को उजागर करता है। विशेषज्ञ ने जिन भावनात्मक जरूरतों का जिक्र किया है, जैसे कि हमारी बातों को महत्व दिया जाए, वैलिडेशन मिले, हमें समझा जाए, हमारे दर्द में कोई शरीक हो और हम किसी पर भरोसा कर सकें, ये जरूरतें बिल्कुल वास्तविक हैं और यही हमें अपनी बातें साझा करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये आप कह सकते हैं रिश्ते की परिभाषा का ही हिस्सा बन जाता है कि हम खुले। आपकी बात का आधार मैं समझ रही हूँ कि साझा करने की एक गहरी मानवीय इच्छा और जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं इसे नतीजों के नजरिए से देखती हूँ। स्रोत सामग्री में जो विनाशकारी परिणाम सामने आए हैं, तलाक, परिवारों का टूटना, नौकरी से हाथ धोना और गहरा मानसिक आघात, ये साफ तौर पर दिखाते हैं कि संवेदनशील जानकारी साझा करने के जोखिम अक्सर उन कथित फायदों से कहीं ज्यादा भारी पड़ते हैं। इन मामलों को देखते हुए सोच समझकर रणनीतिक रूप से चुप रहना खुद को बचाने का एक जरूरी और समझदारी भरा तरीका लगता है। नेहा का ही मामला लें, केस 1। अपनी सास के बारे में की गई एक मामूली सी, शायद थोड़ी लापरवाही में कही गई बात उसकी सबसे अच्छी दोस्त, ध्यान दीजिए 12 साल पुराना रिश्ता था, ने हथियार की तरह इस्तेमाल कर लिया। नतीजा, शादी टूट गई, सामाजिक जिंदगी तबाह हो गई। दुखद था वो। बिल्कुल। या राजेश को देखिए, केस 2, जिसने संपत्ति के मसले पर अपने भाई के साथ एक बेहद भावुक पल में बातचीत की। उसे चुपके से रिकॉर्ड कर लिया गया और फिर उसे लालची साबित करने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिससे पूरा परिवार बिखर गया। अर्जुन, केस 4। उसका अपने मेंटर पर भरोसा करना और बॉस के प्रति अपनी निराशा जाहिर करना उसकी नौकरी जाने का सबब बन गया। यहाँ विशेषज्ञ की चेतावनियां सीधे तौर पर लागू होती हैं। मैकियावेली का वो सिद्धांत कि सबसे करीबी ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, और विशेषज्ञ की वो तीखी टिप्पणी कि आपके शब्द गोलियों की तरह हैं और आप खुद ही अपने दुश्मनों को गोलियां सप्लाई करते हैं। ये बातें इन सच्ची कहानियों से अक्षरशः साबित होती हैं।
इन हालात में रणनीतिक चुप्पी ही सबसे विवेकपूर्ण रणनीति नजर आती है ना? आप विश्वास को एक जोखिम की तरह पेश कर रहे हैं, लेकिन क्या विश्वास रिश्तों की बुनियाद ही नहीं है? ये एक सचेत चुनाव है, सिर्फ भोलापन नहीं। स्रोत सामग्री में जो लोग शिकार बने, वो आंखें मूंद कर भरोसा करने वाले भोले लोग नहीं थे। उन्होंने रिश्तों की जो स्वाभाविक प्रकृति होती है, उसके अनुसार भरोसा किया। नेहा की प्रिया के साथ 12 साल की दोस्ती थी। ये कोई हवा हवाई रिश्ता नहीं था। अनीता ने अपने पति पर शादी के पवित्र बंधन के तहत भरोसा किया। राजेश ने अपने भाई पर खून के रिश्ते का विश्वास किया। विश्वासघात भरोसा करने वाले की नाकामी नहीं है, ये विश्वासघात करने वाले के चरित्र की विफलता है। जैसा कि विश्वासघात आघात सिद्धांत, बिट्रेयल ट्रॉमा थियरी जिसे कहते हैं, बताता है, और यह सिद्धांत कहता है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति धोखा देता है जिस पर हम निर्भर होते हैं या जिसके बहुत करीब होते हैं, तो दर्द और ज्यादा गहरा होता है। यहाँ दर्द इसलिए इतना तीव्र था क्योंकि भरोसा असली था, गहरा था। विश्वासघात विश्वास के महत्व को कम नहीं करता, बल्कि उसके घोर दुरुपयोग को उजागर करता है। ये दिखाता है कि भरोसे की नींव कितनी जरूरी है, तभी तो उसके टूटने पर इतनी तकलीफ होती है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही कि विश्वासघात करने वाला ही दोषी है, बिल्कुल। लेकिन आप जिसे सचेत चुनाव कह रहे हैं, क्या वो हमेशा उतना सचेत होता है? ये मामले ये भी तो दिखाते हैं कि जिसे हम विश्वास समझते हैं, वो अक्सर दूसरों के लिए हमारी कमजोरियों का फायदा उठाने का एक सुनहरा मौका बन जाता है। धोखेबाजों ने बहुत सोच समझकर रणनीतिक रूप से विश्वास बनाया। प्रिया केस 1 वाली, उसने नेहा के साथ झूठी हमदर्दी और करीबी का नाटक किया, जबकि वो खुद अपने राज कभी साझा नहीं करती थी। ये अपने आप में एक खतरे का संकेत, एक रेड फ्लैग था जिसे शायद नेहा देख नहीं पाई। शायद उसने दोस्ती के रिश्ते में इतना सोचा नहीं। शायद। या राजेश का भाई अजय केस 2, उसने हमेशा खुद को पीड़ित दिखाकर सहानुभूति बटोरी। अनीता का पति विक्रम केस 3, उसने झूठी हमदर्दी का मुखौटा पहने रखा जबकि उसके मन में ईर्ष्या पल रही थी। विशेषज्ञ ने यहाँ मनोवैज्ञानिक पैटर्न्स, जिसे आजकल डार्क साइकोलॉजी भी कहते हैं, यानी दूसरों की भावनाओं, कमजोरियों को समझकर उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के तरीके और मैकियावेलियन सिद्धांतों का जिक्र किया है। ये सिद्धांत बताते हैं कि कैसे कुछ लोग बहुत चालाकी से, योजनाबद्ध तरीके से विश्वास का दुरुपयोग कर सकते हैं। अक्सर खतरे के संकेत, रेड फ्लैग्स मौजूद होते हैं, जैसे प्रिया का अपने राज छुपाना, अजय का लगातार विक्टिम कार्ड खेलना, विक्रम की छिपे हुई ईर्ष्या। लेकिन भावनात्मक जरूरत के चलते या रिश्ते की उम्मीद में हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। भरोसा करना मानवीय हो सकता है, लेकिन बिना खतरे के संकेतों को पहचाने आंख मूंद कर भरोसा करना, जैसा इन मामलों में हुआ, खतरनाक साबित होता है। ये भोलापन नहीं तो क्या है? लेकिन इसका हल क्या पूरी तरह से चुप हो जाना है? क्या हम रिश्तों को बचाने के लिए अपनी इंसानियत का ही सौदा कर लें? विशेषज्ञ ने जिन भावनात्मक जरूरतों को उजागर किया है, पुष्टि पाना, समझे जाने की चाह, दर्द बांटने की जरूरत, ये जरूरतें साझा करने की अनिवार्यता को दर्शाती हैं। अगर हम पूरी तरह से चुप हो जाते हैं, तो क्या हम खुद को अलगाव, गलतफहमी और एक भारी मानसिक बोझ के हवाले नहीं कर देते? साझा करना, भले ही इसमें जोखिम हो, भावनात्मक उपचार और स्वस्थ रिश्ते बनाने के लिए कई बार जरूरी हो जाता है। मीरा केस 5, उसने अपने बचपन के आघात को साझा किया क्योंकि उसे उस बोझ को हल्का करने और सहारे की जरूरत थी। अनीता केस 3, उसने अपने अतीत की बात साझा की क्योंकि वो अपने पति के साथ रिश्ते में पूरी पारदर्शिता, एक पूरी सच्चाई चाहती थी, जो शायद गहरे रिश्तों की मांग होती है। सवाल शायद ये नहीं है कि हम साझा करें या ना करें, बल्कि ये है कि हम कैसे समझदारी से यह तय करें कि कब, किससे और कितना साझा करना सही है। पूरी तरह से चुप्पी साध लेना न सिर्फ अमानवीय लगता है, बल्कि शायद व्यवहारिक भी नहीं है। आपकी बात में वजन है कि पूरी चुप्पी अमानवीय लग सकती है, पर क्या आपने इस पहलू पर गौर किया है कि विशेषज्ञ की सलाह, चुप्पी सोना है, आपकी सबसे बड़ी दुश्मन आपकी अपनी जबान है। इन कहानियों के जो कठोर परिणाम सामने आए हैं, उनसे सीधे तौर पर पुष्टि पाती है। जरा सोचिए नेहा, केस 1, अगर उस दिन उस कॉफी शॉप में अपनी दोस्त से वो बात न कहती, तो क्या आज उसका परिवार बिखरा होता? शायद नहीं। राजेश केस 2, अगर उस भावुक क्षण में खुद पर काबू रखता और चुप रहता, तो क्या पारिवारिक संपत्ति का विवाद इतना कड़वा होता? क्या भाई दुश्मन बन जाता? शायद नहीं। चालाक मैनिपुलेटर्स
जैसा कि विशेषज्ञ बताते हैं, इन्हीं भावनात्मक जरूरतों को अपना निशाना बनाते हैं। वे जानते हैं कि इंसान कब कमजोर महसूस कर रहा होता है, कब उसे किसी सुनने वाले कान की तलाश होती है, और वे उसी पल का फायदा उठाते हैं। और आज के दौर की तकनीक, स्मार्टफोन्स, रिकॉर्डिंग की आसानी, स्क्रीनशॉट, सोशल मीडिया ने हमारे शब्दों को अमर और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया है। एक बार कही गई बात, एक बार रिकॉर्ड हुई आवाज हमेशा के लिए सबूत बन सकती है और सालों बाद भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। इसलिए आज के युग में सोच समझकर चुप रहने का महत्व शायद पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। मैं मानता हूं कि परिणाम बेहद विनाशकारी थे और हाँ, तकनीक ने जोखिम बढ़ाया है, लेकिन क्या हम नियत को, इरादे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकते हैं? ज्यादातर मामलों में साझा करने का इरादा नेक होता है। बोझ हल्का करना, जैसा राजेश चाहता था, रिश्ते में गहराई और नजदीकी बढ़ाना, जैसा अनीता और मीरा चाहती थीं, या बस अपनी एक राय, एक भावना व्यक्त करना, जैसा नेहा और अर्जुन ने किया। समस्या साझा करने वाले के इरादे में नहीं है, बल्कि उस जानकारी का गलत इस्तेमाल करने वाले की दुर्भावनापूर्ण नीयत में है। जो शिकार बने हैं, उन्हें उनके भरोसे के लिए, अपनी एक बुनियादी मानवीय जरूरत को पूरा करने की कोशिश के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। जिम्मेदारी उसकी है जिसने भरोसे को तोड़ा, उसकी नहीं जिसने भरोसा किया। उन्हें सहानुभूति मिलनी चाहिए, ना कि। मैं समझ सकती हूँ आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। बिल्कुल, सहानुभूति होनी चाहिए, लेकिन मुझे एक अलग दृष्टिकोण पेश करने दीजिए। नेक इरादे आपको विनाशकारी परिणामों से बचा नहीं पाते, और हकीकत की दुनिया में अंततः परिणाम ही मायने रखते हैं। इन सभी मामलों में साझा किए गए शब्दों का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहने वाले का इरादा कितना नेक या मासूम था। जानकारी को बाकायदा सहेज कर रखा गया, जैसे विक्रम ने अनीता के राज को 3 साल तक अपने अंदर दबाए रखा। अजय ने बातचीत को रिकॉर्ड किया, प्रिया ने वॉइस नोट सेव करके रखा, और फिर सही रणनीतिक मौके पर उसका इस्तेमाल किया गया। हाँ, ये पैटर्न दिखता है। बिल्कुल, विक्रम ने तब वो राज खोला जब अनीता उससे ज्यादा सफल होने लगी। अजय ने भरी पारिवारिक बैठक में वो रिकॉर्डिंग चला दी। अर्जुन के मेंटर ने उसकी कही बात का इस्तेमाल अपने प्रमोशन के लिए किया। ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हमें अपनी निजी जानकारी की सुरक्षा के प्रति कितना सजग रहना होगा। बोलने से पहले उसके संभावित परिणामों पर विचार करना, ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। इरादा अपनी जगह है, लेकिन अपने शब्दों के परिणामों की जिम्मेदारी से हम बच नहीं सकते। हमें ये सोचना होगा कि हमारी कौन सी बात किसके हाथ लगकर कब हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। ये एक कड़वी सच्चाई है, पर है जरूरी। ये चर्चा साफ तौर पर दिखाती है कि विश्वास और खुलकर अपनी बात रखना, अपनी कमजोरियां जाहिर करना मानवीय जुड़ाव के लिए कितना जरूरी है, लेकिन साथ ही ये हमें कितने गहरे जोखिम में भी डाल सकता है। इन दर्दनाक कहानियों से हमें ये सबक नहीं लेना चाहिए कि हम किसी पर भरोसा करना ही पूरी तरह बंद कर दें, क्योंकि ऐसा करना तो हमें मानवीय संपर्क और सहारे से ही वंचित कर देगा, जो अपने आप में एक त्रासदी होगी। बल्कि सबक ये है कि हम अपने विश्वास को समझदारी, जागरूकता और विवेक के साथ निभाएं। हमें ये सीखना होगा कि किस पर, कब और कितना भरोसा किया जाए। स्रोत सामग्री हमें विश्वासघात की भारी मानवीय कीमत की याद दिलाती है, और जो शिकार हुए हैं उनके प्रति सहानुभूति का आह्वान करती है, ना कि उन्हें उनके भरोसे के लिए या उनकी मानवीय जरूरत के लिए दोषी ठहराने का। और मेरा निष्कर्ष ये है कि ये उदाहरण हमें अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी सीमाएं तय करने और सोच समझकर रणनीतिक रूप से चुप रहने के महत्व को बहुत मजबूती से सिखाते हैं, खासकर उन स्थितियों में जहां जानकारी के गलत इस्तेमाल होने का जरा भी खतरा नजर आता हो। खुद को बचाने के लिए अपनी कमजोरियों के प्रति सचेत रहना और ये समझना बेहद जरूरी है कि हमारे अपने शब्द, चाहे कितने भी मासूम इरादे से क्यों ना कहे गए हों, हमारे खिलाफ कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। स्रोत सामग्री एक गंभीर चेतावनी है कि जानकारी अपने आप में एक शक्ति है और इसे बेहद सावधानी से संभालना चाहिए, क्योंकि जरा सी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। हाँ, हम दोनों कम से कम इस बात पर तो सहमत हो सकते हैं कि अपनी बातें साझा करने की इस गहरी मानवीय जरूरत और खुद को बचाने के लिए चुप रहने की समझदारी के बीच एक सही संतुलन बनाना, ये एक लगातार चलने वाली बेहद जटिल चुनौती है। बिल्कुल।
और इसका कोई एक सीधा सरल या सबके लिए लागू होने वाला जवाब नहीं है। हर स्थिति, हर रिश्ता अलग होता है। हम अपने श्रोताओं को आज पेश किए गए दोनों दृष्टिकोणों और स्रोत सामग्री के उदाहरणों पर गहराई से विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं, ताकि वे मानवीय रिश्तों में विश्वास, भेद्यता और संवाद की इन पेचीदगियों पर अपनी खुद की समझ बना सकें। इस विचार विमर्श में कोई स्पष्ट विजेता नहीं है, सिवाय शायद इस